मैं डॉक्टर इरशाद खानम स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आइला टॉक्स पर। दोस्तों, आज मैं आपको भागीदारी यानी कि साझेदारी संविदा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ पार्टनरशिप एक्ट की जो धारा 39 से 55 तक है उसके बारे में फर्मों का विघटन बताया गया है। वो आज मैं पढ़ाऊँगी कि किसी भी फर्मों का जब गठन होता है, कोई भी फर्म जब बनाई जाती है और उसको ख़त्म करना होता है, उसको विघटन करना होता है, तो विघटन कितने प्रकार से होता है और कैसे होता है। चूँकि फर्म का विघटन है वो थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है, इसलिए मैंने फर्म के विघटन के 2 से 3 वीडियो बनाए हैं, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा मैं इसके बारे में बता सकूँ और एक वीडियो में वो पॉसिबल नहीं है। तो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे भागीदारी अधिनियम 1932 के अंतर्गत एक फर्म का विघटन जो है वो कैसे होता है। पर इसको देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन को क्लिक कर दें। फर्म के विघटन की अगर हम बात करें तो भारतीय जो हमारी साझेदारी अधिनियम है, जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ पार्टनरशिप है, उसमें जिस प्रकार से फर्म का निर्माण किया जाता है और फर्म के जो प्रावधान दिए गए हैं फर्म से संबंधित, वो जितने महत्वपूर्ण हैं उतने ही महत्वपूर्ण जो है फर्म के विघटन संबंधी प्रावधान हैं। अगर किसी फर्म के निर्माण करते समय फर्म की जो निर्माण करने की प्रोसेस है उसके जो प्रावधान है वो होना आवश्यक है, तो फर्म को ख़त्म करने के, फर्म को विघटन करने के जो प्रावधान है उसकी जानकारी का होना भी बहुत ही आवश्यक है। फर्म का निर्माण जो है वो करार के द्वारा होता है। फर्म का जो विघटन है वो भी करार के द्वारा होगी। अब फर्म का जो निर्माण है वो हमने पढ़ा है कि करार, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट का ही एक पार्ट है, तो कॉन्ट्रैक्ट के अंतर्गत जितने भी वो सुविधाएं होती हैं वो सारी जो है वो करार के द्वारा होती हैं। तो फर्मों का निर्माण करार से होता है तथा फर्म की समाप्ति यानी कि विघटन से होती है। फर्म का निर्माण कैसे हुआ? करार हुआ दो लोगों के बीच में, तो एक फर्म का निर्माण हुआ। लेकिन फर्म की समाप्ति की अगर हम बात करें कि फर्म समाप्ति कैसे हो जाएगा, तो उसके विघटन के द्वारा हो जाएगा। हम बात करते हैं फर्म के विघटन की परिभाषा की। फर्म के विघटन की परिभाषा जो है वो धारा 39 में फर्म के विघटन शब्द को परिभाषित किया गया है। अब किन शब्दों द्वारा परिभाषित किया गया है वो देख लीजिए। फर्म के सब भागीदारों के बीच भागीदारी का विघटन फर्म का विघटन कहलाता है। फर्म के जितने भी भागीदार हैं वो सारे भागीदारों के बीच अगर भागीदारी ख़त्म हो जाती है, भागीदारी का विघटन हो जाता है, तो ये माना जाता है कि फर्म का विघटन हो गया है। अब फर्म के विघटन के प्रकार की अगर हम बात करें कि जो फर्म की समाप्ति है कितने प्रकार से की जा सकती है, तो फर्म का विघटन के ढंग कह लें या हम उसके तरीके कह लें या हम उसके प्रकार कह लें, भारतीय भागीदारी अधिनियम 1932 की धारा 40 से 44 तक में फर्म के विघटन की विभिन्न परिस्थितियों को 5 भागों में बांटा है। जो फर्म का विघटन है इसको 5 प्रकार से बांटा गया है। वो 5 प्रकार मैं आपको बताऊंगी एक एक करके। तो इसके विघटन की जो विधियां हैं वो 5 प्रकार से बांटी गई हैं। कौन कौन से? पहला, करार द्वारा विघटन धारा 40 के अंतर्गत, अनिवार्य विघटन धारा 41 के अंतर्गत, आकस्मिक घटनाओं के घटित होने पर विघटन धारा 42, सूचना द्वारा विघटन धारा 43, न्यायालय द्वारा विघटन धारा 44। अब ये चूँकि एक बड़ा टॉपिक है तो आज मैं आपको 2 प्रकार के विघटन बताने वाली हूँ। करार द्वारा विघटन कैसे होता है और अनिवार्य रूप से किसी फर्म की समाप्ति कैसे होती है। तो आज हम इन 2 टॉपिक को देख लेते हैं। करार द्वारा फर्म का विघटन करने की 2 परिस्थितियाँ होती हैं। पहली, सब भागीदारों की सम्मति से। भारतीय भागीदारी अधिनियम के अंतर्गत भागीदारी का निर्माण व समाप्ति दोनों आसानी से
बिना किसी विधिक प्रक्रिया के की जा सकती है। जैसे एक फर्म का निर्माण है वो आसानी से हो जाता है, वैसे ही एक फर्म की समाप्ति भी जो है वो बहुत आसानी से हो जाती है। एक लंबी चौड़ी विधिक प्रोसेस की हमको ज़रूरत नहीं पड़ती है। धारा 4 के अंतर्गत 2 या अधिक व्यक्ति जब चाहें पारस्परिक सहमति यानी कि करार से फर्म का निर्माण कर सकते हैं। ठीक उसी प्रकार इस धारा 40 में फर्म के सभी भागीदार जब चाहें पारस्परिक सहमति से फर्म का विघटन कर सकते हैं। इसके लिए किसी करार का होना या बताया जाना आवश्यक नहीं है। देखिए, जब हम किसी फर्म का निर्माण करते हैं तो फर्म का निर्माण करने के लिए एक करार होता है 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों में पारस्परिक सम्मति से, तो हम एक फर्म का निर्माण कर लेते हैं। ठीक उसी प्रकार से धारा 40 ये कह रही है कि जो सभी भागीदार जब चाहें आपसी सहमति से फर्म का विघटन भी कर सकते हैं। इसके लिए किसी कारण का होना या बताया जाना आवश्यक नहीं होता है। ऐसी समाप्ति जो फर्म की समाप्ति है उस समय भी की जा सकती है जब भागीदारी निश्चित अवधि के लिए हो और अवधि पूरी नहीं हुई हो या कोई उद्देश्य निर्धारित हो पर उद्देश्य पूरा ना हुआ हो। अब निश्चित अवधि कैसे कि एक खदान की खुदाई का काम करना है और ये तय किया गया है कि हमारी पार्टनरशिप तब तक रहेगी जब तक कि खदान का सारा माल समाप्त नहीं हो जाता। तो एक निश्चित अवधि होगी कि जब खदान का माल समाप्त होगा तब आपकी भागीदारी समाप्त हो जाएगी, परंतु खदान का माल समाप्त होने से पहले भी आप भागीदारी को समाप्त कर सकते हैं। सेकंड पॉइंट है करार द्वारा विघटन में भागीदारों के बीच संविदा के अनुसार यदि समस्त भागीदारों ने पारस्परिक करार द्वारा, जितने भी भागीदार हैं उन्होंने आपस में कोई करार किया है और उस करार के द्वारा फर्म के विघटन का कोई तरीका या कारण निश्चित किया है कि हम इस तरीके से हमारे फर्म का विघटन करेंगे या हम इस कारण से हमारी फर्म जो है वो विघटित हो जाएगी, तो उसके अनुसार फर्म का विघटन हो जाएगा। ऐसा कारण सभी भागीदार फर्म के निर्माण के समय किए गए करार में लिख सकते हैं या पश्चातवर्ती किसी भी करार द्वारा ऐसा कारण निर्धारित कर सकते हैं। देखिए, अभी हम जो पॉइंट पढ़ रहे हैं वो करार द्वारा विघटन का पॉइंट पढ़ रहे हैं। तो करार द्वारा विघटन का मतलब तो यही हुआ कि जब सारे भागीदारों ने आपस में करार कर लिया हो तो वो किसी भी फर्म का विघटन कर सकते हैं। तो करार द्वारा विघटन में सबसे पहले क्या था, सब भागीदारों ने सहमति से फर्म का विघटन करने का आपस में करार कर लिया। सेकंड क्या है, भागीदारों के बीच संविदा के अनुसार अगर भागीदारों के बीच में जब भी फर्म के निर्माण की कोई कॉन्ट्रैक्ट हो रहा हो, कोई संविदा हो रही हो और उस समय अगर उन लोगों ने ये तय कर लिया था कि हम फर्म का जो विघटन होगा, फर्म की समाप्ति होगी वो इस कारण से हो जाएगी, अगर ये घटना घटती है, ये कारण होता है तो हमारी फर्म का विघटन हो जाएगा, या फिर जो भी उन्होंने तय किया हो, तो अब ये कारण जो है वो फर्म का जब निर्माण हो रहा है उस समय भी वो ये करार में लिख सकते हैं और अगर उस समय नहीं लिखा है तो उसके पश्चात कभी भी वो करार में निश्चित कर सकते हैं। यदि फर्म का विघटन संविदा के अनुसार होता है तो यह आवश्यक नहीं है कि सभी भागीदारों या बहुसंख्यक भागीदार सहमत हो और न ही फर्म के विघटन के लिए न्यायालय के अनुमोदन की आवश्यकता रहती है। अगर करार में ही जब आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं फर्म के निर्माण का, उसी समय फर्म की समाप्ति की भी अगर आपने बात कर ली है, लिख लिया है करार में, तो इसके विघटन करते समय आपके लिए ये कंपल्सरी नहीं होगा कि सारे भागीदार जो हैं वो इस बात के लिए सहमत हों या न्यायालय से जाके आपको अनुमोदित कराना है। आप ऑलरेडी जो है करार में लिख चुके हो, इसलिए आपको जो है भागीदारी फर्म जो है आपकी समाप्त हो जाएगी। अब इसका सेकंड वाला पॉइंट है अनिवार्य विघटन द्वारा। धारा 41 के अनुसार किसी फर्म का विघटन अनिवार्य रूप से
निम्न परिस्थितियों में हो जाता है, या अर्थात हम ये कह सकते हैं कि निम्न परिस्थितियों में, जो भी अभी आपको बताऊंगी, किसी भी परिस्थितियों की उत्पन्न होते ही फर्म अनिवार्य रूप से विघटित मानी जाएगी। पहला क्या है इसमें, सब भागीदारों के या एक के सिवाय अन्य सब भागीदारों के दिवालिया न्याय निर्णीत हो जाने से। किसी फर्म के अस्तित्व के लिए कम से कम 2 भागीदारों का होना अनिवार्य है, क्योंकि जब तक 2 लोग नहीं होंगे कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता। 2 से अधिक लोग हो सकते हैं, लेकिन कम से कम 2 लोगों का होना आवश्यक है किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में। तो धारा 34 हमारी इसी जो भागीदारी संविदा अधिनियम है उसकी क्या कहती है कि यदि फर्मों का कोई भागीदार न्यायालय द्वारा घोषित कर दिया जाता है तो दिवालिया घोषित होने के आदेश की तिथि से वह फर्म में भागीदार नहीं रहता है। ऐसी स्थिति में यदि सभी भागीदार दिवालिया घोषित हो गए तो सभी उस फर्म के धारा 34 के अनुसार भागीदार नहीं रहेंगे। परिणाम स्वरूप क्या होगा, बिना भागीदार के फर्मों का अस्तित्व बना ही नहीं रह सकता है। जब भागीदार ही नहीं है तो फिर फर्म कैसे निर्मित हो जाएगी, या फर्म कैसे अस्तित्व में रहेगी। यह स्थिति उस वक्त तब पैदा होती है जब एक को छोड़कर सभी भागीदार स्वतः फर्म के भागीदार नहीं रहेंगे। मतलब सभी भागीदारों की या एक के सिवाय, यानी कि एक भागीदार तो बच गया लेकिन अन्य सारे भागीदार, ये सबको न्यायालय ने दिवालिया घोषित कर दिया हो, तब फर्म का जो है विघटन हो जाएगा। अब सेकंड इसका पॉइंट है, फर्म के कारोबार का विधि विरुद्ध हो जाए। अगर फर्म का जो भी कारोबार कर रहे हैं वो अगर ऐसा हो कि विधि के विरुद्ध हो तो भी फर्म का विघटन हो जाएगा। जब भागीदारी फर्म का निर्माण करते समय फर्म का कारोबार विधिपूर्ण हो, लेकिन जब फर्म का गठन किया गया है, जब फर्म का निर्माण किया गया है, तब आप जो भी फर्म में काम कर रहे हो उस वक्त तो वो लीगल था, लेकिन बाद में किसी घटना के घटने के पश्चात वो कारोबार जो है वो अगर आप चलाते हो तो विधि विरुद्ध हो जाएगा। तो यहाँ आप धारा 41 के अंतर्गत उसका जो है विघटन जो है वो अनिवार्य रूप से हो जाएगा, आपको करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका कार्य विधि विरुद्ध हो गया तो आपकी फर्म का विघटन अनिवार्य रूप से हो गया। तो इसको एक एग्जाम्पल से आप समझ लें, जैसे ABC 3 व्यक्ति मिलकर राजस्थान के जयपुर शहर में शराब के निर्माण व विक्रय का कारोबार में पिंक सिटी इंटरप्राइजेस बनाकर कर रहे हैं। 3 लोग हैं ABC, तीनों मिलकर राजस्थान के जयपुर शहर में क्या कर रहे हैं, शराब का निर्माण भी कर रहे हैं और उसको बेचने का काम भी कर रहे हैं। उन्होंने एक इंटरप्राइजेस बनाई है अपनी पिंक सिटी नाम से। बाद में मतलब इनकी जो भागीदारी जो है, फर्म जो है उसका निर्माण हो गया और उनका काम बहुत अच्छे से भी चल रहा है, लेकिन कुछ समय के पश्चात राजस्थान सरकार ने एक कानून बनाया और उस कानून के अनुसार राजस्थान सरकार ने ये कहा कि राज्य में शराब के निर्माण व विक्रय पर पूर्ण प्रतिबंध लगा हुआ है। अब कोई भी राज्य में ना तो शराब का निर्माण कर सकता है और ना ही शराब को विक्रय कर सकता है। तो ऐसा कानून जिस दिन से कानून लागू हो गया उस दिन से ABC का जो फर्म था उनके फर्म का विघटन हो गया। तीनों भागीदारी जो है वो सर्वसम्मति से भी इस अवैध कारोबार को चालू नहीं रख सकते। अगर तीनों इस बात के लिए सहमत भी हैं कि वो इस फर्म का विघटन ना करें और इस फर्म को चलने दें तो भी वो ऐसा नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों, फर्म के विघटन के जो तरीके हैं, जो 4 तरीके मैंने आपको बताए हैं, उनमें से आज मैंने आपको 2 तरीके बता दिए हैं। ये जो फर्म के विघटन के तरीके हैं कंपटीशन एग्ज़ाम में भी इसके ऑब्जेक्टिव आते हैं और जो LLB के स्टूडेंट हैं उनके तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो आज मैंने आपको 2 बता दिए हैं, बाकी के मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगी।
तब मिलते हैं बहुत ही जल्द अगले वीडियो में इसके आगे वाले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।